ये हमारी वीडियो का एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं उनको एक तफसीली तरीके से उसको जवाब दिया जाए। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है जब वो क्लिनिक पे आते हैं कि हमें हमारी बीमारी के बारे में नहीं पता, तशख़ीस का नहीं पता, हमारी बीमारी की वजह क्या ये नहीं पता, मतलब हम लाहौर तक गए हमें बताया नहीं गया। तो उन तमाम लोगों के लिए कि आप नीचे कमेंट्स में अपनी हिस्ट्री लिखें, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है और कितने अरसे से है, और उसके साथ आप अगर आपने कुछ टेस्ट करवाए हुए हैं तो उनकी आप तफसील लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी बीमारी के बारे में बताया जाए, आपकी तशख़ीस बताई जाए। आज बात करते हैं, हमारी सब्सक्राइबर हैं शबानो जिलानी, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि आई आल्सो हैव गैस प्रॉब्लम विद एलर्जी। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन गैस से मुतल्लिक़ है जो पेट में होती है, साथ में एलर्जी का मसला भी उनको होता होगा। अब इसमें हमारा टॉपिक आज का बेसिकली होगा गैस प्रॉब्लम पेट में, जिसको अंग्रेज़ी में डिस्पेप्सिया कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको इस तरह कहेंगे कि जब मैं खाना खाता हूँ या खाना खाती हूँ तो उसके बाद फ़ौरन जो पेट है वो फूल जाता है, या पेट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, या पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या पेट के अंदर गैस भर जाती है। तो ये तमाम जो शिकायतें हैं वो बेसिकली इस एक वर्ड जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है। या बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब खाना खाने के बाद गले में जलन सी होती है या कड़वापन महसूस होता है, तो ये सारी अलामतें इस डिस्पेप्सिया की हैं। अब इसमें मैं ज़रा एक आम आदमी को समझाने के लिए तकरीबन ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि ये डिस्पेप्सिया किस ऑर्गन, जिस्म के किस हिस्से ऑर्गन की वजह से होता है। याद रखें, जब हम खाना खाते हैं तो वो खुराक की नाली से होता हुआ मैदे में जाता है, मैदे में कुछ देर के लिए स्टे करता है और वहाँ से छोटी आंत में जाता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसके 3 हिस्से होते हैं, उनमें डिटेल में जाने की बात नहीं, लेकिन वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन कोई 20 फीट, तकरीबन आप समझें कि कोई 7 मीटर तक लंबी होती है। लेकिन याद रखें कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। जिस तरह अगर आपने कुर्बानी की है तो आपने देखा होगा जिस तरह जानवर के उसकी अंतड़ियाँ ऐसे एक दूसरे में ऐसे होती हैं, ऐसे ही आपस में काफ़ी हद तक वो उलझी होती हैं, ऐसे लगा लें। तो ये जो 20 फीट की इंटेस्टाइन या स्मॉल आंत है, छोटी आंत है, इसके अंदर जो डायमीटर है, मतलब लंबाई तो 20 फीट है लेकिन जो उसका डायमीटर है, उसके अंदर जो सुराख का साइज़ है वो सिर्फ 1 इंच है, 1 इंच तकरीबन, इतना लगा लें। उसके बाद बड़ी आंत आती है जिसकी लंबाई कोई 5 फीट तक है, और उसका जो डायमीटर है, जो दरमियानी सुराख की जगह है जहाँ से चीज़ें गुजरती हैं, वो तकरीबन 3 इंच तक का है। और उसके बाद फिर रेक्टम आता है। अब इसमें जो मैं इम्पॉर्टेंट, उसके रेक्टम से पहले एक सिग्मॉइड भी है, लेकिन आम बंदे को समझाने के लिए कि जहाँ से वो फुजलात का अखराज होता है। अब मेन हमारा कंसंट्रेशन जो है वो छोटी आंत के ऊपर है। छोटी आंत, ये जो गैस का प्रॉब्लम होता है ये छोटी आंत की वजह से होता है। अब इसमें जो मैं समझाऊंगा कि इसकी वजह क्या है, मतलब ये गैस के मसले की होने की वजूहात क्या हैं, इस बेसिक्स के साथ क्यों होती हैं। सबसे पहले नंबर 1, जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं। अब तेज़ खाने से क्या होता है, जब आप कोई खाना खा रहे हैं और बहुत जल्दी खा रहे हैं, उससे स्टमक फुल हो जाता है। स्टमक की अपनी कैपेसिटी है। अब देखिए, स्टमक फुल हो गया, उसके बाद उसके अंदर आगे सिर्फ 1 इंच यानी स्मॉल सा उसमें लगा लें 1 इंच की जगह है जहाँ से जो आपने खाया है वो आगे पास होना है छोटी आंत में। और छोटी आंत का जो 1 इंच है वो भी ऐसे नहीं है बिल्कुल जैसे इस तरह मैं दिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक एक एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म है। मतलब उसके अंदर वेलवेटी अपीयरेंस हम कह सकते हैं कि उसके अंदर भी है, जहाँ से वो जो छोटी आंत है वो मुख्तलिफ अज्जा को एब्जॉर्ब करती है, जज़ब करती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नैरो, आप इस तरह कह रहे हैं, अगर प्रॉपर बात की है तो कुछ मिलीमीटर ओपन जगह होगी, बिल्कुल स्मॉल सी जगह होगी, आप ऐसे समझ लें। अब उसमें जब आप बहुत तेज़ खाते हैं तो वो स्टमक में इकट्ठा हो गया। अब स्टमक ने एक हाथ तक उसको प्रोसेस करना है। स्टमक ने अपना प्रोसेस किया,
उसके बाद उसने स्मॉल आंत जो कि 20 फीट या 7 मीटर लंबी है उसमें से गुजर के जाना है। अगर ज़्यादा खाया हुआ है तो वो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि वो उस लेवल तक आगे उसकी मूवमेंट नहीं होगी। याद रखें, मूवमेंट तब भी होगी जब वो जो उसका डायमीटर उसके हिसाब से खाना जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आराम से खाया जाए, खाना आराम से खाया जाए। उससे क्या होगा, अगर आप आराम से चबा कर अच्छी तरह खाना खाएंगे तो स्टमक अपना काम करेगा, जो मैदा है उसको, और उसके बाद छोटी आंत से गुजरता हुआ जहाँ से वो जज़ब होता है बड़ी आंत में जाता है और फिर आगे उसमें खारिज हो जाता है। तो आप ऐसे कहेंगे एक इसमें वैसे एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है छोटी आंत में जो इस खुराक को आगे लेके जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर बहुत ज़्यादा बल्क में होगा तो वहाँ से पास करना मुश्किल है, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन समझें एक उसके आगे पैदा हो जाती है और उससे वो डिस्पेप्सिया या गैस या भारीपन या बोझ का रहना या जो मर्जी आप कहें, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। बात एक ही है, तो उसकी बेसिक वजह ये है। तो आपने पहली ये है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाना, हमेशा आराम से खाना है, वक्फे से खाना है और अच्छी तरह चबा के खाना है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना। अब उसमें अगर आप खाना जो है वो आराम से खा रहे हैं, अगर आपने पहले रूल पे अमल किया, लेकिन अगर दूसरा रूल आप तोड़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम उसमें आएगा। बहुत ज़्यादा खाने से क्या होगा, उसमें भी वो स्टमक के अंदर इकट्ठा होगा और आगे जो प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो प्रॉपर तरीके से जो छोटी आंत है वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन का फिनोमेना होगा और उसमें डेफिनेटली गैस की आप फील करेंगे, जिस तरह गैस की प्रोडक्शन हो रही है और वो एक फीलिंगनेस फील होगी। तो दूसरा आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना। नंबर 3, अगर आप इन दोनों रूल पे अमल कर रहे हैं कि आराम से भी खा रहे हैं, कम मिकदार में भी खा रहे हैं, दूसरा ये है कि पानी ना पीना, मतलब पानी के बगैर या पानी कम मिकदार में पीना, ये सारे इसमें फैक्टर आ जाएंगे। अब पानी का इसमें क्या रोल है? अब कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कोई चीज़ में से पानी जब आप पास करते हैं तो एक लेवल का वहाँ से मॉइस्चर होता है और वहाँ से चीज़ें आसानी से पास कर सकती है। काम आदमी को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए सुन्नत भी यही है कि आप पहले पानी पिए। उसकी क्या वजह है कि वो एक प्रोसेस हो जाता है उसको नमी का। तो जब आप पानी नहीं पीते स्टार्ट में या बाद में या सेंटर में पीते हैं, उससे क्या होता है कि एक चूँकि वो डायमीटर बहुत कम है तो उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन का फिनोमेना आ जाता है। अब दूसरे नंबर पे वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो बात कर रहा हूँ वो चल रही होती है, तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिससे आपको गैस हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है। तीसरा इसमें हल क्या है कि आपने पानी स्टार्ट में पिए। इसके अलावा खाने के अलावा अब बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं गैस की, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं मैं 4 से 5 गिलास पानी पीता हूँ। तो आपने पानी अच्छी खासी मिकदार में पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म से 1.5-2 लीटर तो वैसे ही खारिज हो जाता है। इसके अलावा जिस्म की अपनी ज़रूरियात हैं। तो अगर आपकी पानी की मिकदार आप कम मिकदार में लेते हैं तो फिर भी आपको ये जो डिस्पेप्सिया का मसला रहेगा। तो आपने पानी पीना। अब पानी कुछ लोग कहते हैं जी आराम से सादा पानी नहीं पिया जाता, तो आप शिकंजी बनाएं, आप टैंक पिएं, मतलब कुछ भी पानी आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 लीटर तक पानी आप पिएं तो आपको उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद अगला फैक्टर है, अगर कोई आदमी जो है वो स्मोकिंग कर रहा है। अब स्मोकिंग का इस पर बहुत रोल है। स्मोकिंग से डिस्पेप्सिया बहुत ज़्यादा होता है। अब एक नेचुरल मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब इसके अंदर निकोटीन होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। जब ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है तो उसमें अगर उसने खाना ज़्यादा मिकदार में खाया हुआ है तो वो डेफिनेटली एक लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पॉज करने के लिए वहाँ से एक नेचुरल फिनोमेना अल्लाह ताला ने उसको प्रोड्यूस किया है। तो उसको आप अगर स्लोली मूवमेंट से वो उसमें जा रहा है तो वो एक नेचुरल तरीके से एब्जॉर्ब होगा और ठीक रहेगा। अगर उसको ज़्यादा उसकी हो गई मूवमेंट पेरिस्टालसिस की स्मोकिंग की वजह से, तो उससे जो मूवमेंट है खाने की वो नहीं हो सकती उसमें छोटी आंत में, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन का प्रोसेस आता है और उससे डिस्पेप्सिया या गैस का मसला और ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है।
उसके बाद जो लोग ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें गैस का प्रॉब्लम होता है। अब उसका भी यही सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने बेसिक एनाटमी बताई। अगर इस मोटे आदमी में बेसिकली फ़ैट या चर्बी बहुत ज़्यादा होती है पेट के सराउंडिंग में, तो वो जो चर्बी है वो उसको आप ऐसे कहें दबाती है छोटी आंतों को साइड से, तो उस प्रोसेस की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन का फिनोमेना आता है और उससे डिस्पेप्सिया होता है। अब इसका हल क्या है कि आप कोशिश करें कि अपना वज़न कम करें। उसके फिर एक डिफरेंट में वीडियो उसमें वो अपलोड करूँगा, आपने वो देखनी है कि वज़न कैसे कम करना है। उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। अब जो ऑयली चीज़ें हैं उनका भी, ऑयली चीज़ें किसी भी हिसाब से हो सकती हैं, तली हुई चीज़ें हम कह सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं तो वो भी गैस प्रोडक्शन करती हैं, उससे भी गैस का प्रॉब्लम होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कम ऑयली चीज़ें खाएं, या अगर खानी है जिस तरह अगर हम बात करें पराठा लोग खाते हैं, तो अगर आप घी उसके आटे के अंदर मिक्स करके खाएं तो इससे आप काफ़ी हद तक इससे डिस्पेप्सिया या गैस के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा कैफ़ीन जो कॉफ़ी लोग पीते हैं या चाय, उसके अंदर भी किसी हद तक होती है, इनकी वजह से भी गैस की प्रोडक्शन होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने चाय पीनी है तो खाने के साथ ना पिएं, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा वक्फा रख के अगर पिएं तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगली इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज या वॉक करना। अब जिस तरह मैंने एक बेसिक असूल बताया उसकी मूवमेंट का, अगर आप वॉक करेंगे तो उससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है पूरे जिस्म में हेड टू टो, तो उसमें छोटी आंत की भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। जब वो ज़्यादा होगी तो उससे मूवमेंट फाइन लेवल की हो जाएगी और उसमें डिस्पेप्सिया या जो गैस का मसला है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसमें तरीक़ाकार ये है कि आपने खाने के बाद भी 10 से 15 मिनट वॉक करें, और एक रूटीन में आप लाजमी 30 से 40 मिनट डेली तेज़ वॉक करें, तो उससे भी आपका ये जो गैस का प्रॉब्लम ये हल रहेगा। अब ये तो कुछ बेसिक वजूहात थी गैस होने की और उसका मैंने हल बता दिया। अब कुछ डिजीज़ हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से होता है। अब अगर आप वो बीमारियों का हल नहीं करेंगे तो फिर आपकी गैस का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। उसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास ही पेशेंट आते हैं वो एस्थमा के पेशेंट हैं जिनको सांस का मसला रहता है। अब जो सांस के मसले वाला पेशेंट है वो यूजली आके आम तौर पर जो कहेगा वो कहेगा जी मुझे डॉक्टर साहब गैस का मसला है। वो सांस के मसले को वैसे भूल जाता है या वो उसको अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि कई सालों से चल रहा होता है। अब इसमें बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह जब सांस का मसला हो रहा होता है तो सांस की मसला की वजह से ये जो स्टमक के एरिया के ऊपर वाले ये पट्टे होते हैं, यहाँ पे मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, और बैक साइड वाले पट्टे और ये जो गर्दन वाले ये सारे पट्टे, इनकी फटीग हो जाती है। इनकी फटीग की वजह से वहाँ पेन और फुलनेस फील होती है। तो पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि मुझे यहाँ पे दर्द है या मुझे गैस का मसला है, वो सांस को बिल्कुल भूल जाता है। अब इस केस में वो जो सांस का प्रॉब्लम बेसिक वजह है उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर वो ठीक नहीं होगी तो आपका ये मसला ठीक ना होगा। तो आपने उस बेसिक, अब वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन जाती है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है किसी लेवल पे। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है सांस की नालियों की, ये डिफरेंट वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर आप वो ठीक करें तो आप बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सिर्फ स्टमक के लिए मेडिसिन लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो आप अपने एज़मा को ठीक करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर कुछ लोगों को स्टमक अल्सर होता है, स्टमक में पेन रहती है, ये पुराना अल्सर चल रहा है, इनमें उस अल्सर को ठीक करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, वो भी गैस की प्रोडक्शन करता है, उससे आपका प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा कुछ एलर्जिक डिजीज़ हैं, उसमें एक टॉप पे सीलिएक डिजीज़ है। कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है या गंदम की जितनी आटे की बनी हुई चीज़ें उनसे एलर्जी होती है। तो उनका तरीका ये है कि आप उसको ट्रीट करें और इन चीज़ों से बचें। कुछ मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। अब इसमें कुछ और अलामतें आती हैं जिनमें डिजीज़ गिनवाई हैं। इनमें जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है उसमें पखाने में खून आता है, कभी कभी चर्बी टाइप मादा आता है। तो इसका मतलब आपको स्पेसिफिक डिजीज़ है, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो उसमें एंडोस्कोपी करेंगे और कोलोनोस्कोपी, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट होती है। बहुत कम लोगों में होता है लेकिन होता है, वो कोलन कैंसर है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि वो तो एक सीधी ऑब्स्ट्रक्शन आगे आ गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम ये ओल्ड एज में यूजली होता है और स्मोकर्स में होता है। तो इसमें जो ब्रीफली आखिर में अगर मैं सारी इसको डिस्कशन को अगर मैं ब्रीफली बताऊं
तो आपने सबसे पहले जो आपका डाइटरी स्टाइल है उसको चेंज करना है। वो जो मैंने आप 2-4 चीज़ें बताई हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाना, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, और पानी कोशिश करना है कि आप उसकी क्वांटिटी आपने जिस समय पूरी रखें वो 4 से 6 लीटर मैंने बताई है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खाने के बाद थोड़ी वॉक करें, वैसे 30 से 40 मिनट डेली वॉक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर लिक्विड्स कैफ़ीन और चाय की शक्ल में है तो इसका थोड़ा डिस्टेंस करें खाने के साथ, क्योंकि इससे प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो टमाटर होते हैं और प्याज होता है और ये जो गार्लिक है, ये भी गैस की प्रोडक्शन करती हैं। कोशिश करें कि अगर आपको मसला रहता है तो इनकी क्वांटिटी कम करें खाने में, ताकि आपका ये मसला हल हो सके। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका एक वीडियो शक्ल में रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।